हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त। कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत खूब सर। तो फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि आज बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक में एंटर कर गए हम लोग। और वो टॉपिक है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स की बात करेंगे आज। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आ गया हूं। इस चैनल पर बने रहोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि पूरा फिजिक्स मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त फिजिक्स होने वाला है। आईआईटी, मेडिकल और 12th 11th, कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं है। मैं हूं ना। यस। तो क्या है रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आज का मुख्य फोकस होगा हमारा काइनेमेटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। हो जाओ तैयार। यस। तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, उसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स नाम है उसका। और देखो क्या होता है मैकेनिक्स। कहा जाता है कहीं भी मोशन के बारे में जहां पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे मैकेनिक्स। जैसे कार रोड पे मूव कर रही है, पंखा मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी जहां भी मोशन होगा ना, उसकी स्टडी करना ही मैकेनिक्स होता है। समझ में आ गया? जल्दी जल्दी फटाफट समझाता हूं मैं क्या होता है। एक लाइन में बोलूं तो एक लाइन में अगर बात करूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को मैकेनिक्स बोलेंगे। और मैकेनिक्स को दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, यानी दो पार्ट। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं डायनामिक्स। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। पहले दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद इसके भी दो पार्ट हैं। इसके भी दो पार्ट हो जाएगा और इसका भी दो पार्ट हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा उसको देख लेते हैं। यानी इसमें मोशन को स्टडी करेंगे तो इसमें भी मोशन को स्टडी करेंगे। एक हुआ काइनेमेटिक्स, दूसरा हुआ डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है किनारे में ही समझा देता हूं। काइनेमेटिक्स क्या होगा और डायनामिक्स क्या होगा। तो कहता है कि इसमें भी मोशन को स्टडी करेंगे, इसमें भी मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें जो मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कारण को कंसीडर नहीं करेंगे क्यों रिवॉल्व कर रहा है, सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है उसको स्टडी करना है। अगर 2 सेकंड में एक बार घूमता है तो 4 सेकंड में कितना बार हुआ, वगैरह वगैरह, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ। यानी कारण को कंसीडर नहीं करेंगे, मोशन को कंसीडर करेंगे। और इसमें कारण को कंसीडर करेंगे, आखिर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो आखिर क्यों घूम रहा है। तो क्यों वाली बात आएगी तो डायनामिक्स हो जाएगा। अब बिना कारण का स्टडी करेंगे तो काइनेमेटिक्स लिख देता हूं मैं। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? यानी मोशन के कारण को कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ दैट इज, जिसको फिजिक्स में समझ लेते हैं, दैट इज फोर्स इज नॉट एनालाइज्ड। यानी क्या हुआ इसका मतलब, यानी फोर्स का एनालिसिस इसमें नहीं होगा कि फोर्स किधर लगा, क्यों लगा, कैसे लगा। ये वाला हो गया मेरा काइनेमेटिक्स। अब मेरा हो गया बच गया डायनामिक्स। नहीं,
ये डायनामिक्स क्या होता है, तो डायनामिक्स समझाता हूं। डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स, इसमें भी मोशन को स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स में भी मोशन को स्टडी करते हैं, तो काइनेमेटिक्स में मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द काउज ऑफ मोशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट with considering the cause of motion। ये हो गया मेरा डायनामिक्स। इसका मतलब इसमें फोर्स का एनालिसिस होगा कि नहीं होगा? यस सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोशन के कारण को स्टडी करेंगे तो कारण में तो फोर्स कहाँ लगा, क्यों लगा, जरूरी है समझना। इसका मतलब हुआ दैट इज फोर्स इज एनालाइज्ड, दैट इज फोर्स इज ANALYSED एनालाइज्ड, यानी फोर्स का एनालिसिस इसमें हम लोग करेंगे। तो क्लियर हो गया क्या है जी ये चीज। अब हम लोग मैकेनिक्स में क्या क्या देखे थे? मैकेनिक्स में एक देखे थे काइनेमेटिक्स था, दूसरा क्या था, डायनामिक्स था। डायनामिक्स था, तो ये भी दो भाग में बटा हुआ और एक भी दो भाग में बटा हुआ। तो एक को बोलते हैं हाँ पार्टिकल काइनेमेटिक्स, दूसरे को बोलेंगे हाँ ROTATI रोटेशनल काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स भी दो भाग में बट जाएगा, पार्टिकल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ये भी दो भाग में बटेगा। एक होगा हाँ समझ में आ गया पार्टिकल डायनामिक्स, और दूसरा हो जाएगा ROTATIONAL रोटेशनल डायनामिक्स। यानी एक हो गया पार्टिकल डायनामिक्स, दूसरा हो गया रोटेशनल डायनामिक्स। फटाफट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यस एक मिनट रुक जा। अब देखो, अब उठ गया सवाल। चलो एक चीज और बताता हूं, पार्टिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है। एक चीज और बताता हूं मैं, पार्टिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है वो भी समझ ही लेते हैं। पार्टिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है? पार्टिकल काइनेमेटिक्स, ये क्यों मैं हेडिंग दे रहा हूं, मैं बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम बनाते हो ना तो लिखा जाता है एक पार्टिकल इज मूव्स, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल का शब्द का क्यों बिहेव किया जाता है, नाम लिया जाता है। इसका दूसरा नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है देखते हैं। यानी इसको बोलते हैं पार्टिकल लाइक बॉडी। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बॉडी है, शुरू में यहां पर है T1 बराबर T पर यहां पर है, और T2 बराबर T प्लस डेल्टा T पर यहां पर। यानी एक बॉडी है जो पहले यहां था और बाद में यहां गया। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, डेल्टा T। तो इसका एक पॉइंट मान लेते हैं A है, तो A यहां पर था तो बाद में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। नहीं, अगर B पॉइंट यहां पर है, शुरू में जब यहां था तो बाद में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। एक पॉइंट ले लेते हैं C, अगर शुरू में यहां था तो बाद में यहां पहुंच जाएगा। तो बोला था अगर ये पॉइंट 5 मीटर मूव किया और ये भी पॉइंट अगर 5 मीटर मूव किया और ये भी पॉइंट अगर 5 मीटर मूव किया,
इसका मतलब हर पार्टिकल का, बॉडी का हर पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट गया। तो कहता है अगर बॉडी का हर पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट जाए, बॉडी का हर पार्टिकल का सेम वेलोसिटी हो, बॉडी के हर पार्टिकल का सेम एक्सेलरेशन हो, तो ऐसे बॉडी को, ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे या पार्टिकल काइनेमेटिक्स बोलेंगे। और इस केस में बॉडी को क्या पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे चावल है, हंडी में खाना बनाते हो कि नहीं खुद से, जब खाना बनाते हैं तो एक चावल को देखते हैं, अगर वो पक गया तो समझ जाते हैं कि पूरा पक गया। उसी प्रकार से एक पार्टिकल के मोशन को जब स्टडी कर लेंगे तो सबका स्टडी हो जाएगा। एक कितना डिस्टेंस गया, कितना डिस्प्लेसमेंट गया, कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, तो सब का पता चल जाएगा। तो इसका मतलब पूरे बॉडी को पार्टिकल बिहेवियर मान सकते हैं, यानी बोल सकते हैं पार्टिकल लाइक बॉडी, यानी बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। तो लिखता हूं मैं पार्टिकल काइनेमेटिक्स क्या होता है, बोलता है इफ ऑल पार्टिकल ऑफ बॉडी, इफ all particle of body, if all particle of body describe, describe मतलब वर्णन करना, if all particle of body describe same motion, same motion मतलब सेम मोशन का मतलब हुआ अंडरगोज, अंडरगोज सेम डिस्प्लेसमेंट, सब सेम डिस्प्लेसमेंट जाएगा, हैव सेम वेलोसिटी, नहीं and same acceleration. In this case body can be treated as a particle, body को पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं। In this case body can be treated as a particle. मोशन को जहां से ऑब्जर्व करते हैं, लिख देता हूं मैं, मोशन, मोशन को जहां से, छोटा छोटा सी लिख दो, ऑब्जर्व करते हैं, मोशन को जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहीं को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। मोशन को जहां से ऑब्जर्व करते हैं उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जैसे अगर कार में बैठकर, जैसे अगर
कार में बैठकर, जैसे अगर कार में बैठकर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, लिख लेना है, कार में बैठकर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, कार में बैठकर अगर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो कार हुआ क्या, कार हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना लेवल बेसिक बता दूंगा ना, कुछ भी समझ जाओगे। एक और पॉइंट है जो बार बार इसमें इस्तेमाल होगा इसको, वो क्या पॉइंट है, कहता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का यूज करते हैं। छोटा छोटा बात सीखो, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे जैसे ये बनाया कार, ठीक, और इधर एक कार और बना देते हैं, खरीदनी है कार, यस सर। जैसे जैसे हम लिख देता हूं बस बी, जैसे बस बी इज एट रेस्ट और विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं, जैसे इसको मैं मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं ए। जैसे अगर हम बोलेंगे फ्रेम, सबसे पहला बात लिखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का यूज करते हैं। एक एक बात समझ जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टर्म का यूज करते हैं। जैसे जैसे कहते हैं कार बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बस यानी कार ए में बैठकर देखेंगे, यहां कार ए हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, इसका मतलब हुआ कार ए में बैठकर देखेंगे, तो कार ए क्या हुआ, कार ए हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं, कार ए हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लियर हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम मोशन की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर का नाम जरूर आएगा। पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर, ये क्या चीज होता है, पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर ये क्या चीज होती है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ओ है और ये कोई पॉइंट पी है, तो ओ से बैठ के अगर पी को देखेंगे तो ओपी को कहेंगे, ओपी हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, यानी पी का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पी का पोजीशन वेक्टर सिर्फ ओपी ही होगा, कुछ और हो सकता है क्या, तो देखो, तो मान लेते हैं ये x था और ये y था और ये पॉइंट P था, तो O से देखें तो OP हो गया, लेकिन अगर हम O' से देखते तो इधर x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं, तो O' से देखते तो O' P हो जाता। नहीं, ये अगर OP हो गया, फिर समझो,
अगर P को O से देखेंगे तो OP हो गया, अगर उसी पॉइंट P को O डैश से देखेंगे तो O डैश P हो गया, अगर उसी पॉइंट को अगर हम O डबल डैश से देखते तो O डबल डैश P हो जाता। इसका मतलब सेम पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट चुनेंगे तो अलग अलग होगा। कुछ देर पहले बताए थे ना, रेस्ट हो या मोशन हो या कुछ भी हो, सारा का सारा चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट होता है जहां से ऑब्जर्व करते हैं मोशन को, पोजीशन को। तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो O डैश डबल डैश P होगा, यहाँ से करेंगे तो OP होगा, वहाँ से करेंगे तो O डबल डैश P होगा। यानी पोजीशन वेक्टर एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब निकाला कैसे जाता है देखो पोजीशन वेक्टर। जैसे अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर ये z एक्सिस है, और ये अगर कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x y z, O से बनाएंगे OP, उसे क्या करेंगे OP करेंगे। तो OP को यहाँ पर गंदा लग गया है, OP को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, OP बराबर लिखेंगे, पहले से पता है xi नहीं yj z के, OP को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P और विथ रिस्पेक्ट टू O, OP हो गया। इसको x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस। और OP का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तब ये पहले से पता है क्या करते हैं हम लोग, x स्क्वायर कर देंगे, y स्क्वायर कर देंगे, z स्क्वायर कर देंगे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ OP। OP का मैग्नीट्यूड हो गया x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। अब आगे देखते हैं रेस्ट एंड मोशन। ये क्लियर हो गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है। किसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर O से लेंगे तो OP हो जाएगा xi yj z के। नेक्स्ट यस, अब देखो कितना शानदार टॉपिक आ गया नेक्स्ट में। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन एंड इट्स पैरामीटर। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। जैसे देखो, जैसे O पर बैठ के, जैसे आपको O पर हम बैठा दिए, तुमको O पर बैठ के, O पर बैठ के किसी कार को, ये कार है मान लेते हैं, कार है P पॉइंट पर, तो O से बैठ के हम देखते हैं P को, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट भी देते हैं x y z। तो O के रिस्पेक्ट में अगर P का पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो कहेंगे कि ये जो कार है O के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक। अगर कार P का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो बोलेंगे कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू। यानी अगर किसी पॉइंट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो बोलेंगे कि वो पॉइंट रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में। दूसरा समझाता हूं, मान लेते हैं कार था पहले यहां पर, समझना है ध्यान से, कार पहले यहां था और बाद में कार पहुंच गया यहां, ठीक। तो पहले कार यहां था तो हो जाएगा P1 पॉइंट पर था, बाद में कार चला गया P2 पॉइंट पर। तो इसका मतलब बाद का पोजीशन वेक्टर हो गया OP2 और शुरू का पोजीशन वेक्टर था OP1। ओहो, पोजीशन बदल गया।
इसका मतलब हुआ कि ओ से ओ पर अगर ऑब्जर्वर को बिठाएंगे यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ पर चुनेंगे तो कार का पोजीशन टाइम बदलने से चेंज हो जाता है, तो बोलेंगे कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वो, ध्यान में रखना है ओ के रिस्पेक्ट में कार मोशन में है। बढ़िया बात है। रेस्ट एंड मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन एंड इट्स पैरामीटर। तो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ये वाला कहानी हो गया रेस्ट वाला। एंड सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात बराबर। दूसरा एक और बात बताए थे कि रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है। तो ये कार इसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, ये कार इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। एक उदाहरण देता हूं रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव क्वांटिटी कैसे है। एक जबरदस्त एग्जांपल दिखाते हैं तुमको, देखो ये क्या है एग्जांपल, समझना है। इस एग्जांपल में एक है रेड कलर में और एक है येलो कलर में। क्या कह रहा है? फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स कार फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स कार द वुमन इन रेड इज स्टेशनरी। यानी जैसे ये कार है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से। तो बाहर से अगर ये देखता है, बाहर से अगर ये देखेगा तो इसको लगेगा कि मोशन कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर कार के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कार, जैसे कार में बैठ के आप पटना से दिल्ली पहुंच गए, तो पैसेंजर यानी तुम्हारे रिस्पेक्ट में कार का कितना मोशन हुआ, क्या वेलोसिटी हुआ, पोजीशन चेंज किया क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कार के जिस सीट पर बैठे थे कार के रिस्पेक्ट में वहीं पर है, यानी मेरे रिस्पेक्ट में कार जो है ना रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में कार हाँ पटना से दिल्ली पहुंच गया। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन, एक रिलेटिव क्वांटिटी। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ पर है। यानी ऑब्जर्वर अगर कार में है तो कार ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार रेस्ट में है, अगर ऑब्जर्वर कार से बाहर है तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये कार मोशन में है। वेदर और नॉट यू आर मूविंग, आप मूव कर रहे हो कि नहीं मूव कर रहे हो, ये डिपेंड करता है ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे शमशान घाट में किनारे में बैठ जाओगे तो लोग अरे ये तो डॉक्टर था ये भी मर गया, अरे ये तो इंजीनियर था ये भी मर गया, अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर था ये भी मर गया। यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगा कि इस दुनिया में सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर एक हॉस्पिटल के गेट पे बैठा दूंगा तो देखोगे अरे ये तो उतना बीमार होके आया था ये भी ठीक हो गया, अरे ये तो इतना बीमार होके आया था ये भी ठीक हो गया। तो देखोगे अरे इसका मतलब ये कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो ठीक हो जाता है, यानी वो बीमार पड़ने के बाद रिकवर हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बैठ के ऑब्जर्व करते हो, जहाँ से ऑब्जर्व करोगे वैसी ही नज़ारा दिखेगी। यहाँ पर भी है, कार में बैठ के कार को देखेंगे तो कार लगेगा रेस्ट में, और कार से बाहर बैठ के कार को देखेंगे तो कार लगेगा मोशन में। इसका मतलब हुआ रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है और ये डिपेंड करेगा यस कहाँ बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। अगला स्लाइड देखेंगे मोशन के पैरामीटर्स को, क्या क्या वेरिएबल्स मोशन में आ सकता है। मोशन के पैरामीटर्स जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब हम मोशन को स्टडी करेंगे तो कुछ बेसिक्स हमारे सामने आएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सब टर्म से हमारा सामना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक टर्म को देखते हैं। सबसे पहला है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस टर्म को हम लोग देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है और
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कोई पार्टिकल मान लेते हैं पहले ए पर था और बाद में गया बी पर और ऐसे ऐसे गया, नहीं तो कहता है जिस पाथ पर पार्टिकल मोशन करता है उसको बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी बना देता हूं मैं, शुरू का पॉइंट और अंतिम वाला पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। यहां पर डिस्टेंस किसको बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस किसको बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ये वाला पार्ट हो गया मेरा डिस्टेंस हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और ये वाला जो देख रहे हो ना, ये ए बी, ए से बी यानी इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला जो लाइन होगा ना, ए बी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ए बी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा, स्केलर। ये होगा स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे क्वेश्चन है कि आज सुबह बिछावन से उठा सो के, पूरे दिन क्लास वाला ट्यूशन वगैरह पढ़ने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद फिर उसी बिछावन पर रात में सोने चले गए, तो बताओ भर दिन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सोने तक में, 0 सर। यानी जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। यस, वही हुआ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोलेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस तो पता नहीं सर कहाँ कहाँ गए, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो वही जहां जहां गए ना सब पाथ को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हो, कभी कभी इस पॉइंट को यहां से यहां मिला है और इस पॉइंट को यहां से यहां मिला है, तो इसको बोलेंगे ओ ए, इसको बोलेंगे ओ बी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर, और है की होगी नहीं, ओ बी माइनस ओ ए। तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल ओ बी माइनस ओ ए। वेक्टर में नहीं, ये सब समझ में नहीं आ रहा तो वेक्टर को देखना पड़ेगा। ओ बी माइनस ओ ए बराबर ए बी। नहीं समझ में आता ऐसे देखो, ट्रायंगल लॉ से देखेंगे, देखो ओ ए, पॉलीगन लॉ देखो ओ ए प्लस ए बी, पॉलीगन लॉ से देखेंगे ओ ए प्लस ए बी माइनस ओ बी बराबर 0 हो जाएगा, नहीं तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो कुछ कुछ लिखा हुआ है। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन हो जाएगा इतना, यूनिट हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस दिया है दोनों में, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लोज्ड पाथ में डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा नॉन जीरो होगा। एक एक करके समझा देता हूं मैं। टोटल लेंथ पाथ कवर्ड बाय बॉडी है, जैसे कि मान लेते हैं
टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी है, जैसे कि ए से गया बी, ए से गए बी, ए से गए बी, ए से गए बी, ऐसे ऐसे। तो ये जो पाथ है ना, इस पाथ की लंबाई, इस पाथ की लंबाई, इस पाथ की लंबाई हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में अंतर हो गया। टोटल पाथ कवर्ड ये हो गया डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लोज्ड पाथ में डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉन जीरो, जैसे कि यहाँ से आए और फिर यहीं से घूम के यहीं पर पहुँच गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा क्या, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से चल के यहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो जाएगा, जीरो। ये भी यहीं पर है और फाइनल भी यहीं आए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट एक शानदार सवाल बना लेते हैं, ग्रेट। एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन में क्या, दोनों में क्वेश्चन बनाने का स्टाइल देख लेते हैं। ए फार्मर हैज टू, बनाओ क्वेश्चन। एक किसान है, उसको 500 मीटर पहले उत्तर जाता है, देखो ध्यान से, 500 मीटर किधर गया, नॉर्थ गया पहले, इसको मान लेते हैं ईस्ट, इसको मान लेते हैं ईस्ट, इसको मान लेते हैं वेस्ट, इसको मान लेते हैं साउथ। तो पहले 500 मीटर किधर गया, नॉर्थ गया, फिर 400 मीटर गया ईस्ट, 400 मीटर गया ईस्ट, फिर 200 मीटर गया साउथ, वाह, फिर 200 मीटर गया साउथ, तो पहुंच गया खेत में। कहता व्हाट इज डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, यानी यहां से अपने फील्ड पर पहुंचने में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत मजेदार सवाल है ना। तो कहता है जब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जरा समझ लेते हैं। डिस्टेंस निकालने का टेक्निक देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ओ से ए गया तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ये वाला लंबाई हो गया। उसके बाद ए से गया बी तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला लंबाई हो गया। बी से गया सी, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब मिला के जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा डिस्टेंस 500, 400, 200। ये आ गया 500 प्लस 400 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 4 9 तो 1100 मीटर। अंतिम में लिख देना है। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी समझ लेते हैं कैसे होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो बोलेंगे ओसी हुआ, एक वेक्टर हुआ। देखो ये स्केलर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे तो काम हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे तो डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहेगा। जैसे यहाँ लिखेंगे ओ ए ओ ए ओ ए, ओ ए से गया ए बी से गया बी सी, तो ओ ए बराबर हम लोग लिखेंगे 500, इधर को वाई एक्सिस मान लेते हैं, जे नहीं इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो 400 आई। अब फिर इसको वाई एक्सिस अगर इधर है तो इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, समझ में नहीं आ रहा बात, ये एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये हुआ 400 आई के तरफ और ये हुआ 200 माइनस जे के तरफ, 200 माइनस जे, कुल मिला के जोड़ देते हैं तो 500 में से 200 गया तो 300 जे
अब 400 आई, नहीं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया OC का मैग्नीट्यूड। अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। अगला स्लाइड देखते हैं। देखो यहाँ बना के दिखाया गया ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 1100 मीटर। यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ। इसमें बना सकते हो ऐसे ऐसे। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर देखो बनाया हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना, देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्लियर हो गया। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी को ये सब भी जान लो कैसे निकाला गया, उसमें सॉल्व किया हुआ है आपके तुम्हारे सीट में। देखो सीट खोलोगे, सॉल्व किया हुआ है इसमें, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला वाला देखो, डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ है यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो था ना, तो डिस्प्लेसमेंट OC बराबर क्या आया था हमको, आया था 400J और 300I आया था, नहीं 400J। अब ये है 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कैसे चला गया, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखो, इस पर एक ट्रिक याद रख लो, बहुत काम आएगा, बड़े काम का चीज बताता हूं तुमको। अगर ये कोई ट्रायंगल होगा, काम का चीज, बड़े काम का चीज है ये। देखो अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, और अगर ये 3, 4, 5 का रेशियो में, 3, 4, 5 बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है फिजिक्स में। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4 के सामने, अच्छा 5 के सामने का, 5 वाला भुजा के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और 4 के सामने में उससे कम होगा तो ये 53 डिग्री हो गया, और इसके सामने होगा 37 डिग्री, याद कर लेना। 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, 5 के सामने 90। इसको इस पर ड्रॉ करो, तो इसको इस पर ड्रॉ करते हैं। 300I यानी इधर गया 300, अब 400J इसका मतलब इधर गया 400। तो ये मेरा फील्ड था, यानी ये मेरा मैंने जो बनाया था OC था, यहाँ OD दिखाया हुआ है, हम जो बनाए थे उसके अनुसार। तो ये हो जाएगा 500 ऑलरेडी। 500 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे OC का। OC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, OC वेक्टर इतना हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, गुना भाग करेंगे, सब आएगा 500 मीटर। वेरी गुड। तो ये 4 के सामने वाला एंगल कितना होगा, 300, 400, 500 हुआ, तो कितना एंगल हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 53 डिग्री। तो बोलेंगे ना कि OC जो वेक्टर हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हुआ OC 500 मीटर मैग्नीट्यूड में हो गया, 53 डिग्री, 53 डिग्री, 53 डिग्री सही तो है, 300I ऑप्शन सही था ना, हम लोग गलती लिख दिए थे क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ क्या था। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में जो हम लोग देखे थे ना, 300I के बदले 300J था, 400I था। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते ना, करेक्ट करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं करेक्ट, इसे करेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। ये सब तो सही है, इसको करेक्ट करना है। ये था 400I प्लस 300J। अब उसका डायग्राम बनाना था, गलती हो गया था, ध्यान से देखना था। इधर हो गया 400, वेरी गुड, और इधर हो जाएगा 300, यानी x एक्सिस के तरफ हो गया 400 और y एक्सिस के तरफ हो गया 300। तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट 300 के सामने 37 डिग्री, नहीं तो इसको बोलेंगे, और इधर से देखेंगे तो 53 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इधर ईस्ट था ना, इधर था
नॉर्थ। तो बोलने के स्टाइल में हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, ओसी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 500 आ जाएगा, कर दिए थे पहले। तो 500 ये वाला आ गया। ड्यू 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक छोटा सा और सवाल बना लेते हैं। ये भी बना लेना है घर पर, होमवर्क है, देख लो होमवर्क, आज का होमवर्क देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है कि ये हुआ, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। दूसरा होमवर्क ये हुआ, स्क्रीनशॉट ले लेना है, धड़ाधड़ ले लो। यस, उसके बाद ये एक होमवर्क हो जाएगा, ले लो स्क्रीनशॉट। आज का होमवर्क लास्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क सब सॉल्व किया हुआ है, बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।